नमस्कार, होम टीवी भारत में आपके स्वागत है। राजधानी लखनऊ से कैबिनेट बैठक के बाद बड़ा बयान सामने आया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज हुई कैबिनेट बैठक में अलग अलग विभागों के कुल 37 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से लगभग सभी को मंजूरी दे दी गई है। ये सभी प्रस्ताव प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए लाए गए थे। दयाशंकर सिंह के मुताबिक इन फैसलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। इसमें बिजली के ट्रांसफार्मर, खंभे, सड़कों का निर्माण और उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़े कई अहम कदम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस दिशा में सभी विभाग मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं। फिलहाल सरकार के इन फैसलों को विकास की रफ्तार तेज करने वाला कदम माना जा रहा है। की बैठक थी, उसको लेकर कई प्रस्ताव पास हुए। क्या रहा बैठक? देखिए, आज कैबिनेट में 37 प्रस्ताव आया था। पहले 32 प्रस्ताव थे, फिर बाद में कुछ प्रस्तावों को जोड़े गए। 37 प्रस्ताव आया और उसमें से लगभग सभी जो है स्वीकृत हुए हैं। कुछ को अगले कैबिनेट के लिए 1-2 प्रस्तावों को रेफर किया गया है और ज़्यादातर जो है प्रस्ताव जो है MSME विभाग का था। 12 प्रस्ताव उन्हीं का था जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के था कि प्रदेश में जो उद्योग पार्क को बढ़ावा देने के लिए उस पर जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे वहाँ सड़कें जाना हो, बिजली का वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगने हों, इस तरह की चीज़ों को जो है बढ़ावा दिया गया है। और PWD विभाग जो है सड़कें, उनकी बड़ी जो सड़कें थी उसके 6 प्रस्ताव थे और बाकी और भी डिपार्टमेंट के किसी का 1 अभी 2 इस तरह के प्रस्ताव थे। और ये सभी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है, जो तेज़ी के साथ जो उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है। और ये 2029 तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला उत्तर प्रदेश बनेगा। जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का, उस लक्ष्य के अनुरूप सभी विभाग अपना अपना काम, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको सभी लोग पूरा कर रहे हैं। उसी हिसाब से प्रस्ताव आया है और उत्तर प्रदेश का जिस तरह से आप देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है, ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज उत्तर प्रदेश की जो विकास का रफ्तार है, आज पूरी दुनिया इसकी चर्चा कर रही है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उसमें सभी विभाग अपनी अपनी भूमिकाओं को निर्वहन कर रहा है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने हालिया ट्वीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि 1969 और 1976 के समझौतों के बाद श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के मामले में बढ़ने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मुद्दे पर पहल करने की कोशिश की तो 2008 में हुआ संयुक्त बयान भी बाद में पलट गया था और उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वहाँ के लोगों को चुनाव में DMK और कांग्रेस की राजनीति का जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के साथ साथ सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाया है कि इस पूरे मुद्दे को उन्होंने आगे बढ़ाया। फिलहाल इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले समय में इस मुद्दे और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है। आगे सरेंडर कर दिया और भी गंभीर आरोप आपने लगाया। मैंने तो कागज दिया ना, एग्रीमेंट की कॉपी दी है ना। एग्रीमेंट की कॉपी ये कहती है कि श्रीलंका को पूरा का पूरा जो समुद्री क्षेत्र है जहाँ की भारत का अधिकार होता था, इवन आपको पता हो कोई कच्ची बात तो उसका भी डेट मैं बताऊंगा, 26 जून को वो एग्रीमेंट किया था, इसलिए 26 जून वो डेट है। इसमें तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, करुणानिधि जी के साथ मिलकर जो है ये एग्रीमेंट कर लिया। दोनों एग्रीमेंट जो है करुणानिधि, दोनों के मिनट्स हमारे पास हैं, भारत सरकार की जो मीटिंग हुई है वो भी जो मांगेंगे उनको भी मैं दे दूंगा। आप ये समझिए इसके बाद क्या हुआ। ये 76 के एग्रीमेंट के बाद
और 74 का जो कच्ची बैतू का एग्रीमेंट था, इन दोनों एग्रीमेंट के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुआ कि लाखों मछुआरे लगातार हमारे जो है वो समुद्र में जाते थे और उनको पकड़ के श्रीलंका रख लेती थी, और इससे भी मन नहीं भरा जब वाजपेयी जी ने इसमें कुछ करने की कोशिश की। 2002-2003 में जो है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था वाजपेयी जी के साथ, उसको फिर से पलट दिया 2008 में। आज मैंने 2008 का भी ज्वाइंट स्टेटमेंट बताया है, और जो एग्रीमेंट है 23 मार्च 1976 का वो भी बताया है। इससे ज्यादा कोई घटिया काम कर सकता है? हमारे मछुआरे भिखमंगे हो गए। तमिलनाडु में ये डीएमके जो राजनीति कर रही है कांग्रेस के साथ, उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा ना अभी चुनाव के समय। नहीं, आपने यह भी कहा है कि देखिए ये जो सिलसिला है नेहरू जी से शुरू होता है, इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद ये सिलसिला चलते रहता है। नेहरू जी का मैंने जिक्र इसीलिए किया कि लोग कहेंगे कच्ची बातू द्वीप आपको पता है कि दान दे दिया, उसमें मैंने लिखा है वो नेहरू जी के समय शुरू हुआ। 1960-61 में जो है उसकी फाइल स्टार्ट हुई, और आपको आश्चर्य होगा कि 1961 में MC सीतलवाड़ जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने उस फाइल पर लिखा है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है, वो भारत का द्वीप है और भारत को वो अपना जगह नहीं देना चाहिए। इससे फ्यूचर में जो है मछुआरों को समस्या होगी और मछुआरे जेल जाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा अपना सी एरिया है जहां की भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर पर कंट्रोल है, वो कंट्रोल श्रीलंका के पास चला जाएगा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल की बात को 1961-62 में लिखा सीतलवाड़ ने। वही मैंने कहा कि नेहरू जी से जो सिलसिला चालू हुआ वो इंदिरा जी ने जो है इसको पूरा किया, जो बचा खुचा था वो मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने पूरा कर दिया 2008 में। देखा है मोदी जी को अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल हो गया है सीएम और पीएम रहते हुए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गर्व की बात है, फक्र की बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि 8300 आज 92 दिन है, कल 91 दिन था, आज 392 दिन है। एक व्यक्ति जो छोटे से घर परिवार से आया, जिनके परिवार के लोग जो है चाय बेचते थे, ये खुद भी अपने पिताजी को जो है चाय बेचने में सहयोग करते थे वडनगर रेलवे स्टेशन से, वहाँ से उठकर कोई व्यक्ति आया और उसने गुजरात मॉडल के बाद देश को जो है एक राष्ट्रीय विजन दिया, विकसित भारत 2047 का मंत्र दिया, और लगातार जनता की सेवा में, और जनता का विश्वास 8392 दिन से लगातार उनके पास है और जनता का विश्वास बढ़ रहा है। इससे बड़ा गौरवान्वित करने वाला कोई पल जो है भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल तो हम जीतेंगे ही, लेकिन अब हम दिल्ली भी आ रहे हैं। ममता बनर्जी की बात मैं बंगाल जाके करूंगा, मैं बंगाल जाऊंगा, पार्टी ने मुझे ड्यूटी लगाई है, मैं बंगाल जाके। धन्यवाद। हैदराबाद से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। असदुद्दीन अवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अवैसी ने कहा है कि AIMIM पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीरगी की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि इस गठबंधन का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और अपनी राजनीतिक आवाज़ को और प्रभावी बनाना है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधा। अवैसी ने आरोप लगाया कि राज्य में बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं, जिनमें मुसलमान भी शामिल है। अवैसी ने कहा है कि धर्म निरपेक्षता के नाम पर वोट लेने वाली पार्टियां AIMIM की हिस्सेदारी की बात से असहमत हो जाती है। इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। कि असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि क़रीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब
बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं, जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाद की तकरीब है, मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। तो ये हमारी कोशिश होगी, और आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान कर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 3,75,000 से ज़्यादा भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया जा चुका है। वहीं ईरान से करीब 1,000 भारतीयों की वापसी हुई है, जिनमें से 700 से अधिक मेडिकल छात्र शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि हालत को देखते हुए CBSE ने कड़ी देशों के स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, और ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। प्रधानमंत्री ने हरमुज स्ट्रेच की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस मार्ग से भारत में बड़ा मात्रा में कच्चा तेल और गैस उर्वरक आते हैं, लेकिन जंग के कारण जहाज़ों का आवागमन प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद सरकार ने यहां सुनिश्चित किया है कि देश के पेट्रोल, डीजल और गैस के आपूर्ति पर ज़्यादा असर न पड़े। उन्होंने बताया है कि भारत अपनी LPG ज़रूरत का लगभग 60% आयात करता है। ऐसे में सप्लाई को संतुलित रखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही घरेलू उत्पादक बढ़ाने और पूरे देश में ईंधन की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। CBSE ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए CBSE उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की
60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। रांची से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने असम चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मनोज पांडे ने कहा है कि पार्टी ने देर रात फैसला लिया है कि वहां चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने बताया कि गठबंधन को लेकर बातचीत सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कांग्रेस को संदेश देते हुए कहा है कि अगर गठबंधन का बनाए रखना है तो जिन सीटों पर जेएमएम उम्मीदवार उतार रही है वहां कांग्रेस अपने प्रत्याशी ना उतारे। और जेएमएम नेता ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी असम में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस फैसले के बाद असम की राजनीति में नई समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, जहां तक मुझे भी खबर है, देर रात पार्टी ने फैसला किया कि हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। गठबंधन पर बातें नहीं बनी तो हम अकेले चुनाव उतरेंगे और सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी शुरू हो गया। आज आखिरी दिन है और मैं समझता हूं अगर कांग्रेस थोड़ी भी संजीदा है, गठबंधन बरकरार रखना चाहती है, असम में एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाने के प्रति ईमानदार है, तो निश्चित रूप से जिन सीटों की घोषणा हमारी पार्टी के द्वारा की जा रही है या की गई है वहां अपने उम्मीदवार ना उतारें या नाम वापस ले लें, तो मुझे लगता है एक सार्थक प्रयास होगा एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाने में। क्योंकि हमारी जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम असम के 90 लाख जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी को असम की वो जनता जो आदिवासी बहुतायत में लोग हैं वो आज सर आंखों पर बिठाने का काम कर रही है और उनकी लड़ाई अब झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा पूरी मुस्तैदी, पूरी ताकत के साथ। तो जनता का विश्वास हमें प्राप्त है, उस अनुरूप हमें मान सम्मान भी मिलना चाहिए। क्या लगता है कितने सीटों पर लगभग आप लोग कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जहां तक मुझे खबर है 19 से 20 सीटों की बात है और वहां के उम्मीदवार भी अंतिम रूप से फाइनल कर लिए गए हैं। हम वहां सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए हैं, वहां चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं, टिकट दिए जा रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणा भी लगातार हो रही है। तो मैं समझता हूं उन 20 सीटों पर हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस कितने सीट दे रही है? देखिए, इसकी एक्यूरेट जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अभी तक के वार्ता के अनुरूप 19-20 सीट जहां हम मजबूत स्थिति में हैं उतनी सीटें तो नहीं दी जा रही हैं। तो हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि इस बात को समझे, वहां की जो जमीनी हकीकत है उसे समझे। विदेश नीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और रूस के एक नए द्विपक्षीय एजेंडा और सम्मेलन को संबोधित किया।
अपने संबोधन में जयशंकर सिंह ने कहा कि भारत और रूस के बीच दशकों से चला आ रहा सहयोग न सिर्फ आपसी हितों को मजबूत करता है बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, स्थिरता और विकास को भी आगे बढ़ाता रहा है। उन्होंने कहा है कि बदलते भू राजनीतिक और हालत को दोनों देशों के रिश्तों और गहरे हित होते जा रहे हैं। यहाँ जुड़ाव लगातार उच्च स्तरीय संवाद और आपसी सहयोग के कारण मजबूत हो रहा है और जयशंकर ने इस बयान को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब वैश्विक स्तर पर नए समीकरण बन रहे हैं और भारत अपनी कूटनीतिक भूमिका को और सशक्त कर रहा है। Excellencies, distinguished delegates and dear friends, good morning and Dobre Uttar. It gives me great pleasure to address the conference, India and Russia, towards a new bilateral agenda. I commend the efforts of the Russian International Affairs Council and our embassy in Moscow for the second consecutive edition of this initiative. I would also like to extend my greetings to Foreign Minister Lavrov, who will be addressing it as well. Friends, India and Russia share a special and privileged strategic partnership rooted in trust and mutual respect. Over decades, our mutually beneficial cooperation has advanced regional and global peace, stability, and progress. In today's evolving geopolitical dynamics, our engagement continues to deepen, driven by frequent high-level exchanges. The last visit of President Putin to India in December 2025 broke new ground, covering diverse and novel areas, including mobility of skilled professionals, health and food safety, maritime cooperation, fertilizers, customs and commerce, academic and media cooperation. Both sides are committed to increasing the present annual trade from US $68.7 billion to US $100 billion by 2030 in a balanced and sustainable manner. To this effect, we must continue efforts to conclude the India-EU FTA, address non-tariff barriers and regulatory impediments, and utilize skilled Indian workforce. Friends, Russia is our foremost partner in civil nuclear energy. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर देखते रहिए हम टीवी भारत।